हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा था, तो रैखिक समीकरण के प्रतिबंध के बारे में हम पढ़ रहे थे। वहाँ हमने समझा था कि कब जो आपकी दो समीकरण हैं, दो दी गई रेखाएं हैं, वो उनके अद्वितीय हल होंगे, कब अनंत हल होंगे और कब कोई हल नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे कि हमें मान ज्ञात करना है जिसके लिए के का ऐसे मान ज्ञात करने जिनके लिए समीकरण के निकाय का कोई हल ना हो। वो हमने नहीं किए थे, अनंत हल और अद्वितीय हल वाले कर लिए थे। देखो, इनको आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। हमें के की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनका कोई हल नहीं हो, यानी कोई सॉल्यूशन वो शो ना करें। तो पहले इनको सही से लिख लेते हैं। देखो, के एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से 12x प्लस के वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये a1x प्लस ये b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इसी तरीके से ये a2x प्लस ये b2y प्लस और ये c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पहले ही बोल दिया गया है कि समीकरण के जो निकाय हैं इनका कोई हल नहीं है, तो जो ऐसी कंडीशन में कि जब निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास फिर क्या होगा, हम क्या कंडीशन लगाएंगे। हमें जो दी होती है वो ये देती है कि a1 बटा a2 ये तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट ये थर्ड रेशियो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आएंगे। बस अब हमें इसी कंडीशन में इन वैल्यूज को रख के देखना है और अपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो a1 की वैल्यू क्या है, के देखो, a1 k, a1 की वैल्यू क्या है k। इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी है 12, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है k। ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। c1 की वैल्यू -3, c2 की -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3, और तो ये आ जाएगा 1/2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये इनके बराबर नहीं होना चाहिए। चलो इसे अलग सा लाइन में लिख देता हूँ मैं, k/12 इक्वल्स टू 3/k, और ये बराबर नहीं होना चाहिए 1/2 के। अब देखो, पहला व दूसरा पद लेने पर, पहला व दूसरा पद लेने पर k की वैल्यू तो यहीं से आएगी। देखो, k/12 बराबर 3 ये तो कितना हो जाएगा, देखो k इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 या 36। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ +-36। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-6। अब देखो, दो वैल्यू आई है, +6 या -6। अब आप रख के देखो, +6 लेने पर, अगर हम +6 ले लेते हैं तो देखो 6/12 3/6, और ये बराबर नहीं आना चाहिए 1/2 के। बट ये देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो बराबर आ जाएगा। इस कंडीशन में तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे, तो +6 तो हम नहीं ले सकते। -6 लेने पर, -6 लो, देखो -6/12 3/-6, और ये बराबर नहीं होना चाहिए 1/2। तो देखो, 6 1 जा 6, ये 3 1 जा 3, ये देखो -1/2, 1/-2 इज इक्वल टू 1/2, ये इसके बराबर नहीं आएगा, यानी ये कंडीशन सही है। तो के बराबर -6, ये हमारा आंसर आएगा। -6 लेने पर आएगा वो, +6 लेने पर नहीं आएगा। उस कंडीशन में तो तीनों रेशो इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा साइड से कर लेते हैं। देखो, kx प्लस 3y माइनस, ब्रैकेट करके लिख लेते हैं, -3 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। अब देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, जब ऐसी कंडीशन हमारी बन गई ना, तो सिंपल सी बात है, क्या a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2
C2 के कोई हल की कंडीशन तो तभी, मतलब कोई हल नहीं है कंडीशन तो तभी बनेगी। अब देखो A1 अपॉन A2, K अपॉन 12, देखो K अपॉन 12 बराबर B1 अपॉन B2, 3 अपॉन K, और ये बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2 के, तो यानी माइनस K माइनस 3 अपॉन माइनस K, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो K बटे 12, 3 बटा K, और ये बराबर नहीं होना चाहिए K माइनस 3 अपॉन K के। तो देखो पहला व दूसरा पद लेने पर K बटे 12 बराबर 3 बटा K, सॉल्व करके वो आ जाएगा, देखो K स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो K इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 6। अब देखो ये हमें चेक करने के लिए वैल्यू दी गई है कि आप उसमें से कौन सी चुनेंगे। यहाँ देखो K इक्वल टू 6 लेने पर आप 6 लो, देखो जब K बराबर हम 6 लेंगे तो K की जगह 6 रख देते हैं, देखो 6 बटे 12, 3 बटा 6, और ये बराबर नहीं आना चाहिए इस कंडीशन के, तो 6 माइनस 3 बटे 6, तो 6 ही कम 6, 6 दूनी 12, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। अब देखो क्या होगा, 1 बटा 2 इक्वल्स टू 1 बटा 2, चलो ये बराबर आ गया, कोई नहीं, 6 माइनस 3 बटा 6, ये भी बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 बटा 2 इक्वल्स टू 1 बटा 2 इक्वल्स टू 1 बटा 2, भाई ये तो बराबर आ गए, तो ये तो अनंत हल की कंडीशन हो गई, तो ये तो लेंगे ही नहीं, के बराबर 6 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि ये अनंत हल की कंडीशन होगी। तो हम क्या करते हैं, के बराबर -6 लेने पर -6 ले लेते हैं। अब देखो -6/12, 3/-6 क्या कर रहे हैं हम, जहां के है वहां -6 पुट कर दे रहे हैं, जहां के है वहां -6 पुट कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू -6 -3/-6, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। अब देखो -1/2 इक्वल्स टू -1/2, और ये कितना -9/-6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -1/2 इक्वल्स टू -1/2 डज नॉट इक्वल टू 3/, तो कोई हल नहीं है, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया, कौन सी वैल्यू के साथ, के बराबर -6 के साथ, तो के इक्वल टू अगर आप -6 लोगे तो दिए गए समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने का क्या मतलब है, कोई हल ना होने का मतलब बच्चों ये है कि जो आप इसकी ये वाई और ये एक्स अक्ष हैं, अगर आप इन इक्वेशंस को ड्रॉ करोगे तो ये पैरेलल ही जाएंगी, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कोई हल ना होने का मतलब ये है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। देखो इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं, मतलब क्वेश्चन आपके पास ऐसे लैंग्वेज में बन के भी आ सकता है। क्या है कि के किस मान के लिए आपको दो समीकरण दिए हैं, इन ये जो निकाय है ये असंगत है। देखो मैंने आपको कराते टाइम बताया था, संगत हल वो होते हैं जब आपको अद्वितीय हल या अनंत हल मिले, और असंगत हल वो होते हैं जब कोई हल ना हो। तो यहाँ सीधे ना लिखकर उसने लैंग्वेज बदल दी, असंगत हल है, तो असंगत हल का मतलब यही है कि कोई हल नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले सही से करके, 4x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, भाई प्लस का 11 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से 2x प्लस के वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इतना हम इसमें कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ए बी सी को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। अब देखो असंगत हल है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दिए निकाय का हल असंगत है, असंगत है। अब देखो आपको यहाँ बोला गया कि आपको जो दिया गया है इसका हल असंगत है, तो असंगत की स्थिति क्या होगी कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। बस इसी कंडीशन को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखो अप्लाई कैसे करेंगे हम, यहाँ a1/a2 4/2, b1/b2 6/k, ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, यानी -11/-7 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म ले लो, देखो पहला व दूसरा पद लेने पर, क्योंकि के तो इसमें ही है ना, पहला व दूसरा पद लेने पर, अब देखो क्या हो जाएगा, 4/2 इक्वल्स टू 6/k,
के। अब देखो 2 2 जा 4, तो 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन के। इसकी मल्टीप्लाई ले लो, देखो 2 के इक्वल टू 6, तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, यानी के का मान कितना आना चाहिए 3। अब देखो इसको रख के भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो सीधे सीधे वैल्यू 11/7 दे ही रखी है, तो बस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो कैसे लिख देंगे हम इसे, देखो चेक कर लो। 4/2 कितना हो जाएगा 2, 6 अपॉन क्या, देखो 6/3, और ये बराबर नहीं है 11/7 के। देखो 2 इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू 11/7। तो हमसे पूछा था के किस मान के लिए, तो के बराबर 3 के लिए निकाय का हल असंगत होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण का जो निकाय है, आपको दो समीकरण दे रखे हैं, ये संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। देखो संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करने का मतलब होता है कि जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, दूसरी लाइन ड्रॉ कर जाए, जब एक ही लाइन की इक्वेशन के ऊपर दूसरी लाइन की इक्वेशन की वैल्यू भी वहीं ड्रॉ कर जाए आपकी, इस तरीके से। इनको ठीक से करके लिख लेते हैं। देखो 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 8y माइनस a इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें a1 a2 और b1 b2 को कलेक्ट कर लो। देखो ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। अब देखो क्योंकि यहां लिखो रेखाएं समपाती हैं, ये रेखाएं समपाती हैं, अतः अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब देखो अनंत हल अगर है तो कंडीशन क्या बनेगी कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और ये इक्वल होगा c1/c2 के। तो यानी तीनों रेशो इक्वल होने चाहिए। अब जब तीनों रेशो इक्वल होने चाहिए तो वैल्यू उसकी रख लो। देखो a1 की वैल्यू कितनी है 3/a2 की कितनी है 6, देखो 3/6। इसी तरह b1 की कितनी है 4, और b2 की कितनी है 8, c1 की कितनी है -6, c2 की कितनी है -के। अब देखो 3 1 3, ऐसे ये 4 1 4, ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 और इक्वल्स टू 6/k। अब आप चाहे पहला तीसरा पद ले लो, चाहे दूसरा तीसरा पद ले लो, क्योंकि तीसरा तो लेना ही है, के तो यही है, तो हम यहाँ लिखते हैं दूसरा व तीसरा पद लेने पर। देखो 1/2 इक्वल्स टू 6/, एक के की कैसे होगी के, और 6 2 जा 12, यानी के बराबर क्या मान आएगा हमारा 12। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे के बराबर 12 के लिए रेखाएं समपाती होंगी। तो इस तरीके से ये जो आपकी वैल्यू है, इस तरीके से जो इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो ऐसी बन के भी आ सकती है। तो बाकी क्वेश्चन इसके अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे, फिर कोशिश करेंगे इसकी वर्ड इक्वेशंस को भी करने की। देखो इन क्वेश्चन को देखते हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी और अलग है, समझने के लिए क्या है। देखो के किस मान के लिए समीकरण निकाय स्वतंत्र हैं। देखो ये जो वर्ड है ना स्वतंत्र है, स्वतंत्र है का यहाँ पर मतलब आपका जो निकल का आता है वो ये निकल का आता है बेटे कि आपको के की ऐसी वैल्यू छांटनी है जिसके लिए दिए गए निकाय के अद्वितीय हल हों, दिए गए निकाय के अद्वितीय हल हों, अद्वितीय हल हो। अब देखो अगर इन्हें हम रिराइट कर लें तो 5x माइनस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 10x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये a1, ये a2, ये सॉरी ये b1, ये c1,
ये A2, ये B2, ये C2। अब देखो अद्वितीय हल हो, ये बात हमें पता करनी है, तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में B1 अपॉन B2 के। अब A1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5, A2 की कितनी दी हुई है 10, B1 की कितनी दी हुई है माइनस के, और B2 की कितनी दी हुई है -3। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, K/3। तो K बराबर नहीं होना चाहिए 3/2 के। तो ये K का मान होगा हमारे पास, जिसके लिए समीकरण के निकाय जो है वो स्वतंत्र होंगे। इसी तरीके से देखो K के किन मानों के लिए आपको समीकरण निकाय दिया है, एक बिंदु पर मिलता है, अर्थात केवल एक बिंदु भुज -1 है। देखो सिर्फ एक बिंदु पर मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही बार काटे। देखो ये दो रेखाएं हैं, अगर ये सिर्फ एक ही बिंदु पर मिले तो ये क्या था, अद्वितीय हल था ये। इसमें भी यही कंडीशन लगेगी। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन को लैंग्वेज में घुमाकर दे सकता है वो, इसलिए अलग अलग टाइप से मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो देखो 2x - 3y इक्वल्स टू, सॉरी -4 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से 3x - ky -5 इक्वल्स टू 0। अब देखो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास बन गई, बस अब इसमें से A1 B1 C1 को कलेक्ट करो। ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। अब देखो अद्वितीय हल हैं, जब अद्वितीय हल हैं बात वही है, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। बस इसे पुट कर लो। A1 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2, A2 की 3, -3 अपॉन माइनस के, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 2k डज नॉट इक्वल टू 3 3 9, तो k बराबर नहीं होना चाहिए 9/2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, k बराबर 9/2 को छोड़कर किसी भी वास्तविक मान के लिए समीकरण केवल एक बिंदु पर, समीकरण नहीं, रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, ऐसे लिखो, करेंगी जिसका भुज -1 होगा। अब देखो क्वेश्चन में जो हमें ये डाटा दे रहा है ना, भुज -1, इसका कुछ काम है ही नहीं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं एक बिंदु पर काटेंगे, बस सिंपल सी बात है, बिंदु पर काटेंगे तो उस बिंदु को कुछ निर्देशांक होंगे, मान लो x, y कुछ निर्देशांक आएंगे, तो भुज -1 फिक्स है। कोटि आपको पता करनी है, लेकिन वो तो हम बाद में करेंगे, उसका तो हमें कुछ काम ही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो लैंग्वेज को चेंज करके भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। देखो इन क्वेश्चन को देखते हैं। हमें एक एक किन मानों के लिए एक समीकरण निकाय दे रखा है, इसका जो अधिकतम एक हल है, यानी ज्यादा से ज्यादा इसका एक हल हो सकता है, यानी या तो 0 कोई हल नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा एक हल इसका पॉसिबल है। अब ये क्या कंडीशन है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं, x - 3y - 5 इक्वल्स टू 0। देखो ये x - 3y - 5 इक्वल्स टू 0, कोई प्लस का 5 जाएगा माइनस जाएगा, और ये क्या है 2x - 6y - k इक्वल्स टू 0। अब देखो ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। अब देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, इसको चेक करते हैं पहले पहली कंडीशन। देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू -3/-6, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अगर इतनी कंडीशन हमारी बन गई तो इस स्थिति में
या तो रेखाएं संपाती होंगी यानी अनंत हल निकल के आएंगे, या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है वो कि अधिकतम एक हल है, यानी अगर संपाती हैं तो अनंत हल आ जाएंगे, संपाती हैं तो क्या मतलब हो जाएगा, अनंत हल। लेकिन वो कह रहा है अधिकतम एक हल है, तो यानी ये वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, यानी हमारे ये अनिवार्य कह के रेखाओं का कोई हल नहीं है। तो हम यह लिखेंगे इस स्थिति में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी C1 अपॉन C2 की वैल्यू, माइनस के 5 अपॉन माइनस के, कितना आ गया 5 अपॉन के। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A1 अपॉन A2 तो इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 का, मतलब सॉरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 बट डज नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन के, इनको ले लो। तो देखो 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन के, तो के डज नॉट इक्वल्स टू 10। तो के का जो आपका मान है वो 10 को छोड़कर अगर कोई भी वास्तविक मान होगा तो इसका अधिकतम एक हल आएगा, और अधिकतम एक हल का क्या मतलब है कि इसका कोई हल नहीं है। तो देखो अधिकतम एक हल से हम देखो अनंत हल होंगे, तो अनंत हल तो हो नहीं सकते, क्वेश्चन में बोला अधिकतम हल एक ही है, तो या तो जीरो है या एक हल है। अच्छा अगर कोई हल होता तो यहाँ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आता, अगर सिर्फ कोई एक हल होता। देखो हल जो पॉसिबल है वो या तो जीरो है या एक है, तो अगर जीरो हल है तो कोई हल नहीं की स्थिति, और अगर एक हल है तो अद्वितीय हल की स्थिति बनती, तो लेकिन अद्वितीय हल की स्थिति तो बनी नहीं रही, ये तो रेशो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब के बराबर 10 को छोड़कर आप कोई भी मान रखोगे तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं आएगा। अब देखो जैसे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ ही जाता है। क्वेश्चन क्या है कि P व Q के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको समीकरण निकाय दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, P प्लस Q x प्लस 2P माइनस Q y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमसे बोला अपरिमित रूप से अगर इसके अनेक हल हैं तो आपको P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2 अनंत हल हैं, क्योंकि अनंत हल हैं। यहां हमसे बोला गया इसके अनंत हल हैं, तो अनंत हल है तो तीनों रेशो इक्वल होंगे, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। तो देखो 2 अपॉन P प्लस Q पहली कंडीशन, B1 अपॉन B2, 3 अपॉन 2P माइनस Q दूसरी कंडीशन, C1 अपॉन C2 माइनस 7 अपॉन माइनस 21, माइनस माइनस कट गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो बचा क्या 2 अपॉन P प्लस Q, 3 अपॉन 2P माइनस Q, 1 अपॉन 3। आप देखो पहला व तीसरा पद लेने पर 2 अपॉन P प्लस Q, 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा, P प्लस Q की वंश होगी तो P प्लस Q इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये पहली इक्वेशन बना लो। अब दूसरा दूसरा व तीसरा पद लेने पर देखो 3 अपॉन 2P माइनस Q, 1 अपॉन 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, और 2P माइनस Q की वंश होगी तो 2P माइनस Q इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो इसमें Q इक्वल है और अपोजिट साइन का भी है, तो जब सेम हो एक जैसा हो और समान चिन्ह का हो तो जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2,
अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो p प्लस 2p 3p प्लस q माइनस q 0, 9 और 6 15, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 5। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप इस p की वैल्यू को उठाकर चाहे पहली इक्वेशन में रखो चाहे दूसरी में रखो, ये पहली है दूसरी, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर 5 प्लस q बराबर 6, यही तो है, p की जगह रख दिया, तो q बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 5, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो p बराबर 5 q बराबर 1, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देखो अपरिमित रूप से अनेक हल हो या फिर अधिकतम एक हल हो या फिर अद्वितीय हल हो, यानी सारी कंडीशंस में जैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको आज ये क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। तो थैंक यू।